आप सभी को प्रणाम। मैं विभा रानी। सैटरडे स्टोरी बाय विभा में आज आप सुनेंगे मेरी कहानी कॉकरोच। जिंदगी का एक पहलू यह भी है कि आदमी जब अपनी मर्जी के घोड़े पर सवार हो उड़नछू होना चाहता है तो अंकुश का खूंटा उसे अपने से इस तरह जकड़े रखता है कि वह पर कटे पक्षी की मानिंद तड़फड़ा कर ही रह जाता है और इस तरह से तरह तरह की नामर्जियों का इकट्ठा होते जाना उस दलदल जैसा होता है जिसमें फंसकर आदमी जाल में फंसी मछली हो जाता है। खुले आकाश को देखने की जिद में जब उसे सिर्फ धूल के बगुले ही मिलते हैं तो बौखला कर सांड हो जाना अलग बात है और दागे जाने पर शांत हो जाना अलग बात। उसके भीतर सोच का एक थक्का जम गया है जिसे खुरच खुरच कर दूर करना उसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। लेकिन ऐसा कोई धारदार चाकू उसके पास नहीं जो इस काम के लिए खुदा की रहमत बनकर आए। उसे लगता है कि अगर यह थक्का दर थक्का का बनता चला गया तो उसका वजूद भी इन्हीं थक्कों सा एक थक्का बनकर रह जाएगा। तमाम परिचित चेहरे सब के सब थक्का बन जाएंगे, मृत कॉकरोच की शक्ल के, मरे हुए और बदबूदार। कितनी वाहियात बात है ना किसी भी जीवित आदमी को मुर्दा कहना और उसे उसी के रूप में देखना। मौत एक सनातन सत्य है पर हर कोई जैसे इसके दामन से बचना चाहता है और शायद इसीलिए कोई भी मुर्दापन का भार ढोने को तैयार नहीं होता। उसका आज का दिन पूरी तरह से असफलताओं का दिन रहा। हालांकि आज उसकी दाईं हथेली खुजलाई थी तो उसने सोचा था कि आज का दिन अच्छा गुजरेगा, शायद कुछ पैसे का भी लाभ हो जाए, जबकि इस बात की कल्पना दिसंबर माह के आम जैसी थी। मगर कभी कभी उस चीज़ का हो जाना जिसकी हम उम्मीद बिल्कुल ही ना कर रहे हों कितना सुखकर होता है ना। लेकिन श्री राय से भेंट नहीं हुई। वह उसका इंतज़ार कर उसके पहुंचने से सिर्फ 5 मिनट पहले चले गए थे और अब उससे मिलने के लिए उसे सोमवार का इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी परसों का। यह कमबख्त बीच का इतवार तो इतना बोर करता है कि उसका बस चले तो सप्ताह की लिस्ट से इतवार की ही सचमुच में छुट्टी कर दे। मिस्टर सिंह से भेंट होने और बहस के बाद पहली बार उसे अपने नाकारेपन पर सख्त अफसोस हुआ, बल्कि क्रोध भी आया, कुछ इस हद तक कि वह अपनी उंगलियां चटकाने लगा और घूंट घूंट पानी पीने लगा, जो क्रोध को शांत करने का हकीमी नुस्खा था। यह नौकरी उसके लिए वाहियात थी और उसे डर लगता था कि यदि बहुत दिनों तक वह इस नौकरी से चिपका रह गया तो उसका वाहियातपन उस पर हावी हो जाएगा। आज शनिवार था और हर शनिवार उसके लिए बोरियत का खुला खजाना लिए उपस्थित होता था। आज उसका दफ्तर हाफ डे होता था। वह जब अपने साथियों को हड़बड़ धड़बड़ मचाते देखता तो उसे आश्चर्य होता, बल्कि हंसी आती। किसी को घर जाकर लंबी तानने की चिंता सताती है तो कोई बच्चों के साथ चिड़िया घर जाने को बेताब है, कोई श्रीमती जी के साथ सिनेमा जाने का प्रोग्राम बनाए बैठा है, तो कोई कुछ तो कोई कुछ। सिर्फ वही है जो अपने काम आराम से निपटाता है, न सिर्फ आराम से बल्कि सुस्ती का भारी लबादा ओढ़े हुए। उसके साथी कहते हैं, क्यों यार, क्या शनिवार को तेरी घड़ी स्लो हो जाती है? वह उसे सुधारते हुए कहता है, नहीं भाई, तुम लोगों की फास्ट जो हो जाती है इसीलिए हमारी स्लो हो जाती है। ऊपर से वह मुस्कुरा कर जवाब देता और भीतर से गाली का एक बड़ा सा खंड बाहर टूट पड़ने को बेताब होने लगता। उसकी स्थिति आत्मविश्लेषणात्मक होने लगती कि आखिर वही क्यों घर से भागता फिरता है। फिर उसने चाय की बड़ी सी घूंट लेकर उस स्थिति से खुद को उबार लिया और खाली प्याला मेज पर रख दिया। लेकिन ज्यों ही इस बार घड़ी ने 1:30 बजाए वह किसी अनाम उत्तेजना से चौंक उठा। सारे लोग धड़ाधड़ अलमीरे ड्रॉर बंद कर रहे थे। एक तड़ित आवेग में उसने भी ड्रॉर बंद किया और दफ्तर से निकल गया। उसे यह देखकर अच्छा लगा कि उसके तमाम कुलीग्स की हैरत अंगेज निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं। यही हाल घर पर था। 8-9 बजे तक घर में दर्शन न देने वाला शख्स आज किसी भुतहा कहानी के भूत जैसा उपस्थित हो गया था। सारे लोग तालाब में फेंके कंकड़ जैसे अस्त व्यस्त हो उठे पानी सरीखे हो गए। उसकी नज़र पत्नी पर गई और वह अचानक हड़बड़ाकर कह उठा, चलो चलो चलो, तैयार हो जाओ, पिक्चर चलना है।
अब पत्नी की बारी थी आंखों को फाड़ फाड़ कर देखने की। आज तक कभी उसने उससे भरमुंह बात तक नहीं की थी। फिल्म दिखाना और घुमाना तो दूर की बात थी। उसने देखा कि फिल्म जाने के बाद से बहनें भी उत्साहित हो उठी। कौन सी फिल्म भैया? भाभी तुम कौन सी साड़ी पहनोगी? आगे संभवतः वह अपने वस्त्रों का चुनाव करती कि इसके पहले ही वह कह उठा, हमें लौटने में देर हो जाएगी, तुम दोनों खाना बना लेना। दहकते कोयले पर पड़े पानी जैसा बहनों का चेहरा हो गया और थोड़ी देर बाद अंदर के कमरे से चीज़ों के ज़ोर ज़ोर से उठाने, रखने, पटकने की आवाज़ें आने लगी। माँ की हड्डे जैसी बड़बड़ाहट आरंभ हो गई। हाँ, कोई मरे कोई जिए, लोगों को मज़े मारने से फुर्सत मिले तब तो कोई किसी का ख्याल रखे। हम सब तो हुक्म की बांदी हैं, मुँह से फरमा दिया बजा लाओ। अरे भाई क्यों नहीं, जिसके पास पैसा होगा वही तो सिनेमा बाजी और होटल बाजी करेगा। घर में कोई मरे कोई जिए, किसको इसकी परवाह है। पत्नी संत्रस्त हो उठी। उसकी आंखों में जो भाव उभरे साफ उसे नकार कर उसने उसे तैयार होने के लिए भेज दिया। जब वह ग्रे कलर की शिफॉन की साड़ी पहनकर निकली तो उसका मन हुआ कि वह उसे देखता ही रह जाए। यह साड़ी उसे बहुत पसंद थी, लेकिन उसने अपने मुंह से कभी भी ये नहीं कहा था। आज भी उसका मन किया था कि कहे कि यह ग्रे कलर वाली शिफॉन की साड़ी पहनो, लेकिन औचक में पहनी यह साड़ी और पत्नी दोनों ही उसे हिलरा गए। फिल्म शुरू होने में देर थी। वे पास के ही बाजार में घूमने लगे। एक होटल में घुसकर दोनों ने कोने वाली मेज तलाशी। बहरे को डोसे का ऑर्डर दिया और पत्नी से बातचीत में मशगूल हो गया। तमाम बेसिर पैर की बातें। वेटर बिल लाया तो ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही टिप दे करके वह उठ गया। वेटर के लंबे सलाम को हल्की मुस्कुराहट से हल्का कर पत्नी का हाथ थाम वह बाहर की ओर चल दिया। उसने महसूस किया कि पत्नी के हाथ को हाथ में लेते ही उसका हाथ केले के पात जैसा हो गया था। कोंपल, कपकपाते गाल तिलकोर हो गए थे। पत्नी का यह रूप उसे अच्छा लगा। वह पास के एक कॉस्मेटिक्स की दुकान में घुस गया। उसने वहाँ से एक हल्के रंग की लिपस्टिक खरीदी और सेल्स गर्ल से अनुरोध किया कि वह उसकी मिसेज को यह लिपस्टिक लगा दे, क्योंकि उसके पर्स में आईना नहीं है। सेल्स गर्ल ने पत्नी का मेकअप कर दिया और अब वह पहले से भी अधिक अच्छी लग रही थी। उसने मुस्कुराकर सेल्स गर्ल के प्रति आभार व्यक्त किया और पत्नी के साथ सिनेमा हॉल की तरफ बढ़ने लगा। ग्रे कलर की शिफॉन की साड़ी और नेचुरल कलर के लिपस्टिक में पत्नी का चेहरा खिल आया था। उसे आज पत्नी के हमबगल होकर चलना अच्छा लग रहा था। फिल्म शुरू हो चुकी थी। अंधेरे में सीटें टटोलते हुए वे अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। एक आध सीन में उसने महसूस किया कि पत्नी का हाथ उसकी बाँह से सट रहा है, कभी कोहनी टिक जा रही है। और कोई वक्त होता तो शायद वह झटके से अपना हाथ हटा लेता और अंधेरे में ही पत्नी को घूर कर देखता, लेकिन आज वो खुद आकर्षित हो गया। उसने पत्नी का हाथ उठाकर अपनी गोद में रख लिया। वह पत्नी का आज का जैसा खिला चेहरा देख रहा था, वैसा उसने उसी दिन देखा था और उसका चेहरा उसी दिन चमका था जिस दिन उसने दुल्हन का सिंगार रचा था। आंखों में बसे सपनों से उसकी पलकें भारी होकर झुक गई थीं। अब वे ही आंखें इतनी रीत गई थीं जैसे भरे घड़े से एकाएक किसी ने सारा का सारा पानी निकाल दिया हो। लेकिन आज जब वह उसकी आंखों में उन्हीं सपनों को बूंद बूंद भरते देख रहा है तो उसे बड़ा अच्छा लग रहा है। न सिर्फ अच्छा लग रहा है, बल्कि उसे अपने अंदर भी सुख का सोता फूटता हुआ मालूम पड़ रहा है। घर पहुंचकर उसने भाई को फीस के पैसे दिए जो वह कई दिनों से मांग रहा था। बहनों को भी फिल्म देखने के पैसे दिए। पत्नी से तेल मांगकर माँ की फूली हुई लाश जैसे फील पांव पड़े पैरों पर अपने हाथ से तेल लगाया। बाबूजी से महंगाई और पॉलिटिक्स पर बहस की। खाना खाकर जब वो उठा तो अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था।
रात काफ़ी हो गई थी। रात काफ़ी हो गई थी, फिर भी उसकी पान खाने की इच्छा हुई। कोने वाली दुकान जो शंभू पान वाले की है वो रात में भी खुली रहती है। वह उसके पास जा कर के वहाँ से एक बड़ा मग ही पान खाकर आ गया। पत्नी तब तक सारे काम निपटाकर सो चुकी थी। चेहरे पर दिन भर के काम की थकान अंकित थी, लेकिन वहीं से सुख की किरणें भी झांक झांक जा रही थी। एक ललाट के बीच में एक लट आ गई थी जिससे उसकी बिंदी ढक गई थी। एकाएक उसकी नज़र पत्नी के पैरों पर गई। नींद आ जाने के कारण साड़ी कुछ ऊपर उठ गई थी। पैरों में पानी लग जाने के कारण उंगलियां सूज गई थी। सूजी हुई उंगलियां और फटी हुई बिवाइयां साफ साफ दिख रही थीं। नाखूनों में मैल जमी हुई थी। उसे तरस आया, पत्नी के फूहड़पन पर नहीं, अपितु उसके कोल्हू जूते बैल के स्वरूप को याद कर। वह आहिस्ता से उठा और पाउडर का डब्बा उठा लाया। ढेर सारा पाउडर उसने पत्नी के पैरों पर छिड़क दिया, इतने कि उसके दोनों पांव उसमें डूब गए। अब उसके सामने पाउडर पुते पैर थे, उजले उजले छोटे छोटे खरगोश जैसे। उसके होठों पर एक सरल मुस्कान आ गई। हाथ पत्नी के माथे पर जा पहुंचा। उसे लगा कि एक कॉकरोच जो अब तक उससे चिपका हुआ था और उसे भी कॉकरोच में ही तब्दील कर रहा था, उसने उसकी एक टांग पकड़कर अपने से खींचकर बाहर फेंक दिया है। वह नीचे पड़ा छटपटा रहा है और उसे बड़ी शांति मिल रही है। आराम की एक चम्हाई उसने ली और वह उस करवट हो गया जिधर पत्नी सोई हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यह कहानी उदयपुर से निकलने वाली पत्रिका मधुमती में 1986 में छपी थी, 1986 में। आप बने रहें हमारे इस चैनल के साथ, और अब तक अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और हमारे कहानी कथन के इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए, और साथ साथ चलते चलते अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। नमस्कार, धन्यवाद।